बड़ा सवाल यही जो आपने उठाया कि कुछ भी हो रहा है अभी, अनसर्टेनिटी है, तो ऐसे मार्केट को अप्रोच किया जाए। इंट्राडे ही अप्रोच सही रहेगी इस मार्केट में, कुछ कैरी नहीं करना है? क्या स्ट्रैटेजी, कौन से लेवल्स अब इम्पोर्टेंट है? 23,134 पर है हम, 2200 का स्तर कितना जल्दी देख रहे हैं आप? कैसे अप्रोच करें मार्केट को? 23,150 के भी नीचे आ गए। देखिए श्रेया, मार्केट पर अप्रोच बहुत साफ रही है इस मार्केट में। आई थिंक हमारी अप्रोच तो इसमें आई थिंक कोई डाउट रहा ही नहीं है कि बीच बीच में ट्रेडेबल रैलीज आएंगी, लेकिन वो आपको शॉर्टिंग का मौका देंगी और हमेशा इस मार्केट में तैयार रहें शॉर्ट करने के लिए। और ये युद्ध जो है ये युद्ध अलग है, इसे समझ लीजिए। मैं थोड़ा टाइम इसके ऊपर स्पेंड करना चाहता हूँ, क्योंकि क्या हो जाता है ना, बहुत लोगों को लगता है कि बस अब ये बंदा वीक पड़ गया या वो बंदा वीक पड़ गया। ऐसे नहीं होता है। और दूसरी चीज़, लेवल बेस्ड नौसिखिया अप्रोच नहीं चलेगी इस मार्केट में। ये नौसिखिया अप्रोच है, लेवल बेस्ड। अगर कोई आपको लेवल बेस्ड इस मार्केट में व्यू देगा तो उसे मार्केट के बारे में शायद ज़्यादा नहीं पता है। सिंपल, आप एक चीज़ समझिए, डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे वो हमारा निफ्टी लेवल देख के नहीं डिसाइड करेंगे। ईरान क्या करेगा वो हमारा निफ्टी लेवल देख के नहीं डिसाइड करेगा। ब्रेंट क्रूड क्या करने वाला वो हमारा निफ्टी लेवल नहीं देखेगा, फिर हमारा 200 डे मूविंग एवरेज नहीं देखेगा, हमारा 200 वीक मूविंग एवरेज नहीं देखेगा। और जब तक सेंटिमेंट नहीं सुधरेगा तब तक ये रिकवरी नहीं टिकेगी। और इसीलिए, और एक और चीज़ बताऊँ क्या होता है जब मार्केट में इस तरीके के ट्रेंड आते हैं ना, क्या किया निफ्टी ने? देखिए, एक एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड मार्केट थी, एक बार के लिए 5 और 10 डे तक गई और वहाँ से फिर वापस नीचे आ गई। पुल बैक के लिए तो जो सेल कर रहा है, जो एफआई सेल कर रहा है, वो 2 दिन से क्यों शॉर्ट कवरिंग कर रहे थे? एट सम पॉइंट जब तक आप शॉर्ट कवरिंग करेंगे नहीं, जब तक आप साइन दिखाएंगे नहीं, तब तक नए लोग फंसेंगे कैसे? जब तक नए लोग आएंगे नहीं तब तक आप शॉर्ट करेंगे कैसे? अगर एक वन वे में मार्केट गिरता रहेगा तो शॉर्ट करके भी किसको देंगे? कोई तो सामने लॉन्ग करने के लिए होना चाहिए ना, जिसको आप शॉर्ट करके वो पकड़ा सके। कोई भी ट्रेड में लॉन्ग और शॉर्ट 2 एंगल होते हैं, तो इसके लिए। और ये सब जो जुमले हैं ना कि वीक ट्रंक, निफ्टी जंप, मतलब वो सब अब क्या है, अपने मन को खुश करने वाली बातें। ये सब, इन सब से कुछ नहीं होगा। बाजार अपना लेवल अपने आप तय करेगा। बाजार को जो लेवल तय करना है ना वो अपने आप करेगा। वो अब हो सकता है ऑब्वियसली एक दिन तो होगा। अब आजकल मार्केट में जोक चल रहा है कि जिस तरीके से हम गिर रहे हैं, हमारे पास निफ्टी का 70 दिन का स्टॉक बचा है ना। अब वो मार्केट इस तरीके से रोज तो नहीं करेगा, कभी ना कहीं तो आकर रुकेगा। हो सकता है 22 पे रुक जाए, हो सकता है मतलब 23 पे रुक जाए, हो सकता है 22,500 पे रुके, हो सकता है 22 पे रुके, हो सकता है 21,500 पे रुके, लेकिन हु नोज। पिछला मंगलवार याद है आपको? पिछले मंगलवार को एक रैली हुई थी और जिसमें हम एक बार के लिए 24,300 तक पहुंच गए थे, है ना? क्या हुआ उस रैली का आपने देख ही लिया उसके बाद। तो इसके लिए अच्छा, ब्रांड कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता। ऑलरेडी हम अगर देखें आप, जो हमारी इंडियन बास्केट, हमने कल एक्सप्लेन की थी कि इंडियन बास्केट तो ऑलरेडी 140 पर है। हमें जो क्रूड मिल रहा है वो 140 पे मिल रहा है, हमें 113 पे ब्रांड पे थोड़ा ना ऑयल मिल रहा है। पहली बात तो ये तो एक तो होता है कि मार्केट में एक रेट है, एक उस रेट पे कोई चीज़ अवेलेबल है क्या? अभी जैसे बीच में इंडक्शन कुकर थे, 3,000 का है मान लो इंडक्शन कुकर, मिल रहा है क्या आपको 3,000 का? सिलेंडर है, कमर्शियल सिलेंडर का एक रेट तय किया गया हुआ है, क्या मिल रहा है आपको कमर्शियल सिलेंडर? राइट। यहाँ पे दिक्कत ये नहीं कि ब्रांड 113 पर आ गया, 114 पर आ गया। यहाँ पे दिक्कत ये है कि क्या वो मिल रही है। तो ये ट्रंप या ईरान क्या वो स्टेप उठाएंगे ये हमें नहीं पता। आज मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी स्पेसिफिकली नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा व्यू ये है कि इस मार्केट में वो अब लेवल्स की कोई मायने बचे नहीं है। ब्यूरो के पास चलते हैं। अभी क्रूड की 115 की ट्रैजेक्टरी, अब मान लीजिए एक फ्रेश रिटेलिएशन अगर ईरान करता है, तो क्या एक एनर्जी क्राइसिस और पेट्रोल के लगभग या मतलब जो क्रूड के 110 की 130 की ट्रैजेक्टरी खुल जाएगी क्या? और ऐसे में फिर हमको बैंकों को कैसे रीड करना चाहिए? बैंक निफ्टी में कहाँ तक का रिस्क खुल जाएगा? ओके, ठीक है। तो देखिए ब्यूरो, ब्रांड कहाँ जाएगा हमें नहीं पता, फ्रैंकली नहीं पता। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है कि अगर ये अटैक्स वगैरह इसी तरीके से चलते रहे तो यहाँ पे नहीं रुकने वाला है। और अगेन इशू पूरा का पूरा है सप्लाई का। आपका जो सवाल है बैंक निफ्टी और एनबीएफसीज का, आई थिंक वो काफ़ी रोचक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी एक हाई बीटा इंडेक्स है, माने आप मार्केट की रैली उठा कर देख लीजिए। जब भी मार्केट में रैली आती है पहले ये 52 वीक हाई लगाता है, और जब भी मार्केट में गिरावट आती है ये ज़्यादा गिरता है। ये बैंक निफ्टी का नियम है। तो बैंक निफ्टी का 61,000 का हाई था मेरे ख्याल से, 61,765 करीब 61,700 का। हाँ, 61,700 का हाई है।
अब 61,765 से हम गिरे हैं, हम आ गए हैं अब 53,700 तक आ गए, है ना। तो मोटा मोटी आप मान के चलिए 7,400 पॉइंट की गिरावट हुई है ना। और अब ये हो जाता है आपका रफली 12% का, मोर और लेस, मैं सिंपल यहाँ पे कैलकुलेशन लगा रहा हूँ, 12% के करीब का करेक्शन हो गया। क्या 20% करेक्शन मार्केट में होना आम बात नहीं है? बड़े से बड़े इंडेक्स में होती है, यूएस मार्केट में होती है, हमारे यहाँ नहीं हो सकती। अगर 20% करेक्शन होगी तो हम 49,000 तक पहुँच जाएंगे बैंक निफ्टी पे। चलिए उसको छोड़ दीजिए एक बार, क्या 51,000 तक हम नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं हम। अब देखिए निफ्टी किस तरीके से एक के बाद एक लेवल पिघल रहे हैं। ये क्यों पिघल रहे हैं लेवल एक के बाद एक? जो बात मैं कह रहा हूँ, अब आज अभी तो ये हमको दिन का ये पता है कि ये सब जो हमले अभी वेस्ट एशिया में हुए हैं, जो ईरान की तरफ से हुए हैं, जो कुवैत पर हमला हुआ, जो कतर पर हमला हुआ, अब वो ईरान का रिटेलिएशन है ऑब्वियसली। सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमारे इसमें कोई हाथ नहीं है, इजराइल ने किया जो भी किया, अब हम दूर रहेंगे, लेकिन ईरान थोड़ा सुनने वाला है। अब शाम को हु नोज डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी प्रेशर हो वापस रिटेलिएट करने के लिए, किसकी हिम्मत होगी कोई भी पोजीशन कैरी करने के लिए? क्यों? क्योंकि गैप डाउन और गैप अप कितने हो रहे हैं इस मार्केट में। अगर रात को और कोई बड़ा हादसा हो गया तो फिर कल फिर आप अगर 1500 पॉइंट गैप डाउन के साथ खुल गए तो बैंक निफ्टी पर उसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो मैं पॉइंट ये रेज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हर मूव जो है ना उसको जस्टिफाई करना बहुत टफ होता है इस समय, लेकिन बैंक निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड जो है, अगर ये वॉर लंबी चली तो नेगेटिव है, क्योंकि इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है इसका सबसे बड़ा, और दूसरा अर्निंग्स पे इम्पैक्ट है। इस वजह से ये आप इस तरीके का मूव बैंक निफ्टी में देख रहे हैं। फ्राइडे द 13th, बिल्कुल याद, हाँ, है ना। मैं रिमाइंड नहीं कराना चाहता हूँ, फ्राइडे द 13th। एटलीस्ट डेट फिर कल फ्राइडे 20th है, लेकिन हाँ फ्राइडे, कल फ्राइडे है, ध्यान रखिएगा। और फ्राइडे देखिए अनलेस आज रात को कुछ कंप्लीट रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, डोनाल्ड ट्रंप उठ के कह दें कि बहुत खून खराब हो गया, अब थोड़ा सा आइए बात करते हैं जो होने वाला नहीं है, तो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज पर अनुज एक बात है कि ईरान का रुख इस बार डोनाल्ड ट्रंप को भी सरप्राइज कर गया, है ना। किसी ने नहीं सोचा था ईरान का रुख ये होगा, है। देखिए ईरान के लिए एक चीज़ समझिए, मैं हम में से कोई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं है, ईरान के लिए ये वॉर जो है ना, ये रिलीजियस वॉर है और ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की वॉर है, दोनों चीज़ों की वॉर है। यूएस ने सिर्फ उनके सुप्रीम लीडर को नहीं मारा, यूएस ने उनके जो टॉप रिलीजियस क्लेरिक हैं उन्हें मारा है। तो इसके लिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये यहाँ पर, इसमें ईरान को पता है कि ये लड़ाई में इवेंचुअली लॉस शायद इवेंचुअली उन्हीं का होना है, लेकिन क्या होता है ना, कई बार आप जैसे कहते हैं ना, आप एक बार किसी को अगर आप एकदम कॉर्नर कर देते हैं तो उसके बाद कुछ बचता तो है नहीं करने के लिए। वैसे है ना, वैसे टू बी फेयर ऐसा मैं कोई ईरान की साइड नहीं ले रहा हूँ, लेट मी बी वेरी क्लियर, क्योंकि वो जो ईरानियन रजीम है उसके बारे में भी काफ़ी नेगेटिव चीज़ें ही थी, उन्होंने भी काफ़ी नेगेटिव चीज़ें ही की थी, ठीक है, वो अलग चीज़ है, उसको ना जोड़ा जाए इसके साथ। यहाँ पर बात हो रही है कि एक देश है, उसके पास अब कोई और ऑप्शन बचा है क्या अटैक करने के अलावा। इस वजह से आई थिंक अगर खबरें सही हैं तो उन्होंने जब युद्ध से पहले ऑप्शन दिया था कि आप ले लीजिए हमारा यूरेनियम, हम नहीं बनाएंगे न्यूक्लियर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्यों उसके बाद अटैक हुआ उनके ऊपर, और जिस तरीके से सब चीज़ें हो रही हैं अब, और आई थिंक जिस तरीके से पूरा का पूरा गल्फ इसमें इन्वॉल्व हो गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिस तरीके से चल रहा है, ये अभी सिर्फ ऑलमोस्ट मोर और लेस ये बड़ी वॉर में तब्दील हो चुकी है, ये छोटी मोटी स्कर्मिश नहीं रही है। अब मेरे ख्याल से तीसरा हफ्ता है, ये कुछ समय और चला तो हम चौथे हफ्ते में भी शायद एंटर कर जाएं, तो आई थिंक सिचुएशन यहाँ पर ख़राब है। जो रूप है ना वो थोड़ा बदलता दिखाई दे रहा है। अभी तो एक दूसरे पर बम दाग रहे थे, लेकिन अब एनर्जी फैसिलिटीज आ गई है रडार पे। आज मैंने इसलिए टाइटल ने बहुत इंटरेस्टिंग लिखा है, ईरान वॉर 2.0, और इसको एनर्जी और इकोनॉमिक वॉर की तरह देखना चाहिए। क्यों, अब क्या हो रहा है देखिए, अब है ना ईरान नो डाउट कमजोर तो हो रहा है, एक के बाद एक उसके लीडर्स जा रहे हैं, लेकिन अब उसने लड़ाई है ना एनर्जी ठिकानों की तरफ मोड़ दी, और वैसे मोड़ी भी है तो उन्होंने नहीं पहल की, ये पहल इजराइल की तरफ से हो क्या रहा है। अब ईरान को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच में थोड़े से मतभेद दिख रहे हैं। इजराइल ये चाहता है कि फॉर वंस एंड फॉर ऑल
वो पूरी तरह से ईरान को खत्म करना चाहता है। अमेरिका खत्म तो करना चाहता है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी एंड इकोनॉमिक सिचुएशन, क्योंकि उसको ये पता है कि ज़्यादा दिनों तक एनर्जी के दाम ऊपर रहे, और एनर्जी से मेरा मतलब है तेल और गैस, तो दुनिया उनके अगेंस्ट हो जाएगी। क्योंकि भाई साहब आपने खुद का तो तेल पे सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, अमेरिका तो एक्सपोर्ट भी करता है, अब आपको क्या फर्क पड़ता है तेल के दाम बढ़े? करेक्ट, दूसरों को तो फर्क पड़ता है, हालांकि फर्क अमेरिका को भी पड़ता है, क्योंकि तेल के दाम बढ़ने का फायदा अमेरिका को नहीं मिल रहा, अमेरिकन कंपनियों को मिल रहा है। अमेरिका के कंज्यूमर को तो तेल महंगा ही मिलेगा, जो ग्लोबल मार झेलनी पड़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, उसके इफेक्ट्स बाद में आते दिखेंगे। बट कुल मिला के अब जो हुआ, पहले ये समझिए कि हुआ क्या, ताकि उसके बाद उसका विश्लेषण आपको आसानी से समझ में आए। अमेरिका और ईरान कर रहे हैं एक दूसरे के तेल ठिकानों पर हमले। अमेरिका ईरान से भी ज्यादा इजराइल ईरान, मान लीजिए इजराइल ईरान कर रहे हैं एक दूसरे के तेल ठिकानों पर हमले। कल इजराइल ने ईरान के और कतर के एक ज्वाइंट गैस फील्ड, जहां से कतर सबसे बड़ा गैस निकालता है दुनिया में, उसकी और ईरान की बॉर्डर लगी हुई है, तो वो आधा इधर जाता है। गैस का तो गैस के लिए थोड़ी बाउंड्री और बॉर्डर होती है, वो तो पाइप्स बनी हुई है। वो ना पंछी हवा नदिया के जो कि वो कोई सरहद न रोके, वैसा वाला है। गैस को भी कोई सरहद कैसे रोकेगी? करेक्ट। तो ये गैस फील्ड पर हमला किया है। इस हमले से दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है पार्स, जो कुछ ईरान में कुछ कतर में, वहां पर बड़ा भारी नुकसान हुआ है। क्लियर है। इस हमले में इंटेलिजेंस मिनिस्टर जो है ईरान के, अब वो भी गए, लारीजानी साहब भी गए थे, एक बीच में एक और कौन से गए थे, दो एक साथ गए थे ना, लारीजानी साहब और एक और, फिर उसके पहले काफी एक एक करके उनके लीडर्स वो खो रहे हैं। अब ईरान ने इसके बदले में तगड़ी और जवाबी कार्रवाई की है। उन्होंने भी ईरान के ने कतर के गैस फील्ड पर आक्रमण कर दिया। वही गैस फील्ड है जो कतर की तरफ है, ठीक है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा सऊदी अरब और यूएई दोनों के ऑयल गैस ठिकानों पर भी हम हमले कर सकते हैं अगर ये हमारे ठिकानों पर हमले हुआ। और इसके बाद ही कच्चे तेल में बड़ा उछाल आया है, और कच्चे तेल में उछाल आकर ये 111-112 डॉलर तक भी पहुंचा था। अभी मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा किस लेवल पर है, आ गया कितना, 111 के आसपास है। और कल जो बंद हुआ है 108 के ऊपर, वो जुलाई 2022 के बाद का सबसे हाईएस्ट लेवल क्लोजिंग बेसिस पे। वैसे तो हमने 119.50 डॉलर देखा था, 120 डॉलर राउंड फिगर में मान लीजिए पिछले हफ्ते ही, लेकिन ये 120 का डॉलर गया। अब हो क्या रहा है कि युद्ध का पूरा फोकस ऑयल एंड गैस पे आ गया। अब क्या है, 20 दिन के युद्ध में आप 4 बम डालें या 40 बम डालें, मरे हो को मारे, उसमें बहुत फर्क नहीं पड़ता। अब आप तेहरान की पिक्चर देखेंगे तो आपको खंडर नजर आएगा, हार्डली कुछ बचा है जमीन के ऊपर, जो कुछ है नीचे बंकर में। करेक्ट। सो ऐसे में अब जो युद्ध का डायरेक्शन है ना, वो बदल रहा है, पूरी तरह से तेल और गैस पर हो रहा है। और ईरान भी अब इस लड़ाई को एनर्जी और इकोनॉमिक वॉर की तरफ से लड़ रहा है, एनर्जी की लड़ाई के तौर पर लड़ रहा है। बोला भाई मेरे पास लास्ट में कुछ नहीं बचा तो मैं क्या करूंगा, मैं हॉर्मुज बंद करके बैठा रहूंगा, निकाल के देखो, जो हॉर्मुज में आएगा उसको मारूंगा, और जो मेरे दोस्त हैं उनको हॉर्मुज से निकलने दूंगा। तो उसमें होगा क्या कि वो पूरा कैंप 2 बन जाएगा। करेक्ट। वो करने की कोशिश हो रही है, ये सारी चीजें, और ये इस कच्चे तेल में उबाल आ रही है। ये ट्रंप ने ये कहा है कि इजराइल ने अमेरिका से पूछे बगैर ईरान के गैस फील्ड पर हमला किया है। इस पे अमेरिका की सहमति नहीं है। अमेरिका ने उनको डांट लगाई है, और डांट लगाने के बाद इजराइल ने बोला कि आगे से नहीं करेंगे, हम हमला नहीं करेंगे। ठीक है। इसका मतलब बहुत साफ है, ट्रंप चाहते ही नहीं कि तेल और गैस के दाम बढ़े। ट्रंप की सबसे कमजोर नस इस वक्त तेल और गैस के दाम है, 2 तरीके से। नंबर 1, जितने तेल और गैस के दाम बढ़े रहेंगे उतने यूरोप, नेटो, भारत, जापान, चीन, सारे देश उसके अगेंस्ट होंगे, क्योंकि उनकी सबकी बैलेंस शीट खराब होती है। दूसरा, जितने तेल के दाम ऊपर बने रहेंगे उतना रशिया को फायदा, जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है चीन के बाद। करेक्ट। सो ये 2 चीजें ऐसी है ना जो अमेरिका को बैकफुट पर ला रही है, और इसीलिए हमने कहा पिछले 3 दिनों में कमजोर ट्रंप, बाजार में जंप। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। डाउ फ्यूचर्स अब लाल से हरे निशान की तरफ आ गया है। गुड रिकवरी हियर। नैस्डैक फ्यूचर्स भी, जो कि 75 पॉइंट नीचे था, अब देखिए ये भी रिकवर होकर 28 पॉइंट की ही यहाँ पर कमजोरी रह गई है। यूरोप के मार्केट्स थोड़ा रिकवरी दे रहे हैं, लेकिन हाँ अभी भी 1.5-2% का प्रेशर तो है यहाँ पे। कच्चा तेल दिक्कत वाली बात बनता दिखाई दे रहा है। $117 के ऊपर और $119 के ऊपर के दर्शन हो चुके हैं। मामला तो कच्चा तेल का ही देखिए। अब वो दिक्कत वहीं से, और वही इसी वजह से जब कच्चा तेल उस समय भी $120 के आसपास आया, अब 22,950 पे आ गया था, आज 22,930, 10-20 पॉइंट से वो, मतलब अब 22,000 के इंडेक्स में 10-20 पॉइंट का कोई खास वैल्यू नहीं रहता। तो बेसिकली आप पुराने लोज को ही वापस टेस्ट कर रहे हैं। अब दिक्कत की बात यहाँ ये कि पुराने लोज जो थे 150 उसके नीचे बंद होते दिख रहे। तो पहली चीज तो क्लियर कट है कि खरीदारी करने का तो कोई केस है ही नहीं। डिसिप्लिन के तौर पर आपको लॉन्ग पोजीशन अगर आपने कल नहीं छोड़ी है तो आज छोड़ देनी चाहिए।
और अभी आप एक दिन और इंतजार करना चाहते हैं तो 23,900 का पुट ऑप्शन जरूर रखें। इससे ज़्यादा नीचे का नहीं, सिर्फ 23,900 का रख लें, क्योंकि खराब क्लोजिंग होती दिख रही है, जो नीचे के लिए रास्ता खोलते हुए दिख रही है आपके लिए।